जब तक उसका बाप घर पर रहता वह घर नहीं जाता था। घर के सामने दरवाजे के पास डंडा टिका देखता तो वह समझ जाता कि बाप घर में है। जब डंडा नहीं रहता तब घर में घुसता। उसका बाप राउत था। वह घर घर दूध दोता और गाय बैल चराने दूर निकल जाता। बाप को यह पता था कि उसके डर से लड़का घर नहीं आता, इसीलिए वह अधिक से अधिक समय घर से बाहर रहने का यत्न करता। भूल से घर आ जाता और लड़का यहाँ होता तो लड़का पीछे आंगन की दीवार फाँद कर भाग जाता। लड़का अकेला था। उसकी दोनों लड़कियां छुपन में मर गई थी। लड़के के भागने के बाद भी उसका बाप घर पर नहीं रुकता था। उसे लगता कि लड़का कहीं से छुपकर देख रहा होगा कि जब दादा घर से बाहर जाए तो वह घर में घुस सके। बाहर जाते समय वह खांसता, लड़के की दाई से चिल्लाकर कुछ बोलता। मैं घर देर से लौटूंगा, यह जरूर बोलता था। वह अपने घर से बाहर निकलने की अधिक से अधिक जतलाता था कि लड़के को यह मालूम हो जाए कि वह जा रहा है और खेलने के ध्यान में उसके जाने को भूल न जाए। दरवाजे के पास वह डंडा जानबूझकर रखता था। इससे घर में उसका होना पहले से पता चलता था। लड़के के बीड़ी पीने से वह बहुत चिढ़ता था। उसकी दाई कि लड़का कभी भी घर आ जाएगा, घर से 20-20 दिन बाहर नहीं निकल पाती थी। वह जब तक घर के बाहर रखे डंडे को अंदर छुपा देती ताकि वो घर आ जाए। यदि वो पूछे दद्दा है तो कहेगी नहीं है। कुछ ऐसा हो जाए कि सब साथ घर में रहने लगे। सोंसी ने भात डाला और दूं, सिर हिलाकर उसने मना किया। तभी सोंसी ने थोड़ा भात परोस दिया। सड़क के किनारे कुछ दूर गुलर का पेड़ था। कमीज के कॉलर में पीछे पीठ की तरफ हंसिया लटकाए वह पेड़ पर चढ़ गया। चढ़ने में यह पेड़ आसान था। इस पेड़ के बड़े खोखले को देखकर लड़के ने सोचा कि बीड़ी माचिस के अलावा भी कुछ छुपाकर रखा जा सकता है। यहाँ सड़क के आदमी की नजर से वह बचा रह सकता है। पहले का पेड़ अब गुप्त नहीं रह गया था। पेड़ बदलते रहना चाहिए। यह पेड़ घना था, इसका तना मोटा था, ऊंचा अधिक नहीं था। जब डालियां काटकर वह गिराने लगा तो सोंसी भी वहां पहुंच गई। डाल लेकर वह हाथी तक जाना चाहती थी। भारी होने के कारण डाल घसीट कर ले जाने लगी। डाल के जमीन पर घिसटने से धूल उड़ रही थी। हाथी तक वह पहुंच नहीं पाई थी कि हाथी उसकी ओर आया। हाथी के लिए डाल छोड़कर वह हट गई। हाथी गुलर की हरी भरी डाल चाव से खा रहा था। दद्दा आ रहा है, पेड़ के ऊपर से लड़के ने कहा। कहाँ है? डंडा लेकर आ रहा है। सोंसी ने देखा एक कमजोर दुबला पतला आदमी था। सिर पर अंगोछा बांधे था। आजू बाजू इधर उधर देखता जा रहा था। शायद अपने लड़के को ढूंढ रहा था। अगर उसे मालूम होता कि उसका लड़का पेड़ों पर बैठा रहता है तो वह पेड़ों को देखता। ऐसे में गुलर में बैठा हुआ उसका लड़का दिख जाता। सोंसी का मन हुआ कि उसे बतला दें, यहाँ गुलर के पेड़ पर उसका लड़का है। उसके हाथ में डंडा नहीं होता तो शायद बतला देती। सोंसी को कई बार का देखा हुआ वह लग रहा था। सोंसी अपना फटा पोलका और सुई धागा लेकर आई थी कि गुलर के पेड़ के पास बैठकर पोलका सीखती रहेगी और हाथी को देखती रहेगी। घर का दरवाजा उसने उड़का दिया था। अपने दद्दा को घर से दूर जाते देख लड़के का मन घर जाने का हो रहा था। उसने पेड़ के ऊपर से कहा, हो गया, अब नहीं काटता। हंसिया उसने नीचे गिराया। नीचे उतरते ही वह घर की तरफ भागा। उसने सोंसी से चिल्लाकर कहा, घर जा रहा हूँ। सोंसी जमीन पर पड़ा हंसिया उठा रही थी। हाथी गुलर के पेड़ के नीचे डालू को खा रहा था। सोंसी हटकर एक पत्थर पर बैठी पोलका सीने का काम कर रही थी। हाथी को ताकते हुए उसे छोटू की याद आने लगी। वह जिम्मेदारी से हाथी देखने का काम कर रही थी। देखने के अतिरिक्त वह और क्या कर सकती थी? खाली समय में उसे घर की बहुत याद आने लगी थी। याद में उसे अपने पिता रघुवर प्रसाद के पिता जैसे दिखते थे। वह अपनी माँ को याद करती और रघुवर प्रसाद की माँ को ध्यान से देखती। स्वप्न में वह यहाँ की नीम के पेड़ के पास मायके के मुनगे का पेड़ देखती। मायके के आंगन में ससुराल के बीच कोठरी होती जिसमें रघुवर प्रसाद और छोटू का जन्म हुआ था। मायके के आंगन में लगी तरोई की बेल ससुराल के छप्पर पर फैली रहती। रघुवर प्रसाद के लिए इस बेल की तरोई का साग यहाँ बनाते हुए अपने को देखती। दोपहर को जागती तो सबकी याद आती। नींद में उसे याद नहीं आती थी। नींद में वह याद को पा जाती थी। अधनीत में उसे लगता कि उसे पुत्रीशाला जाना है और अब तक बस्ता नहीं जमाई है। वह जागती हो या नींद में संसार में जहाँ तक उसका हाथ पहुँचता
उसे अपने हाथ से और जहाँ नहीं पहुँचता उसे मन ही मन संवारती। गांव के घर के बीच की कोठरी में ब्याह के बाद उसे रघुवर प्रसाद के साथ बसाया गया था। उस बीच की कोठरी के दरवाजे में अंदर साकल नहीं था। दोनों के बीच संकोच की ठोस दीवार खड़ी रहती। इस दीवार की सेध में दोनों एक दूसरे को टटोल कर एक दूसरे का स्पर्श चुरा रहे होते। स्पर्श का अनजाना सुख इस तरह था जो किसी और तरह का नहीं था। सोनसी को बीच की कोठरी में ले जाते समय रघुवर प्रसाद की मां ने बताया था कि दरवाजे के अंदर साकल नहीं है, पर वह बाहर से साकल लगा देगी। सोनसी उस रात से यह बताने बताने को होकर अभी तक बता नहीं पाई थी। पोल का सीना कब का बंद हो चुका था। हाथी का पेट भी भर गया था। वह उठी और घर आ गई। हाथी पीछे पीछे आया था और नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया था। यह देखकर वह एक छोटी बच्ची की तरह मुस्कुराई थी। विभागाध्यक्ष ने प्राचार्य को बताया था कि साधु ने रघुवर प्रसाद के घर के सामने हाथी को लावारिस छोड़ दिया है। लावारिस साइकिल से रघुवर प्रसाद को मुक्ति मिल गई, विभागाध्यक्ष ने कहा। रघुवर प्रसाद साइकिल रखे होते तो हाथी से उनको पहले मुक्ति मिल जाती, प्राचार्य ने कहा। रघुवर प्रसाद से वे कहेंगे कि हाथी की रिपोर्ट लिखा दें, और जब हाथी की रिपोर्ट लिखाएं तो साइकिल की भी लिखा दें। महाविद्यालय में छोड़ी गई साइकिल से रघुवर प्रसाद को अलग रखना चाहिए। हाँ, ठीक कहते हो, प्राचार्य ने कहा। कार्यालय का बाबू साइकिल की रिपोर्ट लिखा देगा और हाथी की रघुवर प्रसाद। दोनों साथ चले जाएं और अलग अलग रिपोर्ट लिखा दें। रघुवर प्रसाद हाथी को लावारिस नहीं मानते। किस लिए? उनका कहना है कि हाथी साधु का है और यह सबको मालूम है। उसने तो हाथी को लावारिस छोड़ दिया है। साइकिल के वारिस की जानकारी नहीं है। साधु ने हाथी को रघुवर प्रसाद के विश्वास पर छोड़ा है, ऐसा उनका कहना है। धोखे से छोड़ा है। रघुवर प्रसाद मुश्किल में पड़ गए, उनकी सहायता करनी चाहिए। रघुवर प्रसाद ने हाथी की देखभाल के लिए आज की छुट्टी का आवेदन पत्र दिया था, परंतु मैंने फाड़ दिया। हाथी रघुवर प्रसाद की जिम्मेदारी कैसे हो गई, यह समझ में नहीं आता। पूछना नहीं था। रघुवर प्रसाद ने कहा कि हाथी एक जीव है, वे महाविद्यालय आना जाना उस पर करते रहे। रघुवर प्रसाद को बुलाइए, उसी से बात करते हैं। रघुवर प्रसाद आधे दिन के अवकाश का आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष की टेबल पर रखकर घर चले गए थे। विभागाध्यक्ष उस समय प्राचार्य के कमरे में थे। विभागाध्यक्ष आवेदन पत्र लेकर प्राचार्य के कमरे में आए और कहा, रघुवर प्रसाद आधे दिन की छुट्टी का आवेदन पत्र देकर घर चले गए हैं। इस आवेदन पत्र का क्या करें? रघुवर प्रसाद का आवेदन पत्र तो आप फाड़ देते हैं, प्राचार्य ने कहा। जी हाँ, विभागाध्यक्ष ने कहा। आवेदन पत्र उन्होंने फाड़ दिया। कागज फेंकने की टोकरी विभागाध्यक्ष की तरफ थी, बीच में टेबल थी। लाइए, मुझे दीजिए। प्राचार्य ने हाथ बढ़ाया तो विभागाध्यक्ष ने फटे टुकड़ों को पकड़ाया, जिसे टोकरी में डालकर वे काम में लग गए। लौटकर विभागाध्यक्ष भी अपने काम में लग गए। उन्हें रघुवर प्रसाद की कक्षा भी पढ़ानी थी। रघुवर प्रसाद को सड़क पर जाते ही टेम्पो मिल गया था। टेम्पो में एक बूढ़ा था और 5 औरतें थीं। 4-5 टोकनी से टेम्पो भरा था। नीचे थोड़ी जमीन थी। 2 टोकनियों में केले भरे थे। एक एल्युमिनियम के डब्बे में दूध था जो बूंद-बूंद छलक जाता था। डब्बा बूढ़े का था। घर जल्दी पहुंचना था, इसीलिए रघुवर प्रसाद को टेम्पो में बैठना पड़ा। लौटते समय मिलने वाले दृश्यों की तरफ उनका ध्यान कम जा रहा था। सिर्फ इतना ही ध्यान जाता था कि अब घर के समीप पहुंच रहे हैं। अभी हाथी के कारण बाहर उनका ध्यान था। इस ध्यान में वे टेम्पो से दोनों तरफ के दृश्यों को कठिनाई से देख पा रहे थे। टेम्पो से उतरते ही वे भागते चले। जब उनको नीम के पेड़ के नीचे हाथी दिख गया, तब वे धीरे धीरे और सुस्ताते हुए चले। सोनसी दरवाजे के पास बैठी थी, चावल बीन रही थी। सोनसी को रघुवर प्रसाद का आना मालूम नहीं था, आने की संभावना भी मालूम नहीं थी। वे जल्दी लौट आने की खुशी को सोनसी तक अपने पहुंचने से पहले पहुंचा देना चाहते थे। सोनसी, वे चिल्लाए। सोनसी, फिर चिल्लाए। सोनसी ने उनकी पहली पुकार को भी सुन लिया था। अप्रत्याशित खुशी से थाली लिए वह उठकर खड़ी हो गई। हाँ, क्षण भर रुककर उसने कहा, यह निर्णय लेने के लिए कि क्या वह रघुवर प्रसाद तक दौड़ पड़े, ठिठक गई थी। ठिठक जाने की देरी के कारण उसने हाँ कहा था कि उसके पहुंचने के पहले उसके हाथ रघुवर प्रसाद तक पहुंच जाए। दोनों पड़ोसियों के घरों में ताला बंद होने से आसपास उनका खुला हुआ एकांत था। हाथी ने भी रघुवर प्रसाद की आवाज सुनी होगी।
तभी रघुवर प्रसाद की दृष्टि गली में पड़ी। गली से साधु एक आदमी का सहारा लिए हुए आता दिखा। रघुवर प्रसाद की आशा के विपरीत वह था। वे आश्चर्य से खड़े रह गए। सोंसी भी चावल को थाली में लिए हुए उन तक आ गई थी। गली के सामने दोनों खड़े थे। साधु ने सोंसी को हाथ जोड़कर प्रणाम कहा। रात को जब आए थे तब तबीयत बहुत खराब थी। घर में चक्कर खाकर गिर पड़े, बेहोश पड़े रहे। हाथी की चिंता थी। इनके कहने से मैं हाथी को आकर देख जाता था और इनको बताता था कि हाथी ठीक है। चिंता की बात नहीं है, साधु के आदमी ने कहा। हाथी को एक मुट्ठी चावल दे दूं? साधु ने सोंसी से पूछा। सोंसी ने थाली आगे बढ़ा दी। दे दो, रघुवर प्रसाद ने कहा। एक मुट्ठी चावल उठाकर साधु ने हाथी के सुर में डाल दिया। अब तबीयत ठीक है? सोंसी ने पूछा। हाँ, सिर झुकाए हुए साधु ने कहा। साधु लज्जित था कि वह हाथी छोड़ जाने का अपराधी है। वह हाथी पर बैठकर जाने को हुआ। उसे जल्दी हाथी ले जाने की थी। चाय पीकर जाना, सोंसी ने कहा। चाय नुकसान करेगी, साधु के साथी ने कहा। सुस्ता लो, पानी पी लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। अब तबीयत अच्छी है, साधु ने कहा। साधु हाथी पर बैठकर चला गया। हाथी धीरे धीरे जा रहा था। साधु का साथी आदमी भी जाने को था। तब रघुवर प्रसाद ने पूछा, क्या आप साधु का इलाज करते हैं? नहीं, मेरे पिता वैद्य हैं। चाय पिएंगे? नहीं, चाय नुकसान करती है, कहकर वह चला गया। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।